हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज क्लासेस से आप लोगों को लाया हूँ सोशोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3। मैंने आपको इससे भी पहले इसके 2 पार्ट दे दिए थे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो पार्ट अच्छी तरह समझा होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम ये थर्ड पार्ट को समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। इसमें क्या है, इसमें हमारा ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 से 3 टॉपिक हैं। तो पहला क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। मतलब वह भौतिक मुद्दे जिसने समाजशास्त्र को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी, समाजशास्त्र के रचना में बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो पहला जो है वो हमारा औद्योगिक क्रांति से आए बदलाव एवं पूंजीवाद। मतलब जो औद्योगिक क्रांति, जो पहले औद्योगिक क्रांति हुए थे, बड़े बड़े उद्योग लगे थे, उनके कारण, वो जो औद्योगिक क्रांति उसके कारण बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था। जैसे कि पूंजीवाद भी बढ़ा था। पूंजीवाद मतलब बड़े बड़े लोग पैसे वाले हो गए थे और अपने अपने कारखाने वो लोग जमाने लगे थे। तो इसको हम पढ़ते हैं। क्या है हमारा औद्योगिक क्रांति? फर्स्ट पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति एक नींव गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। जो औद्योगिक क्रांति है वह एक गतिशील मतलब गति वाली, आर्थिक गति वाली मतलब गतिशील थी, वह रुकने वाला कार्य नहीं था। वो औद्योगिक क्रांति मतलब कारखानों से बहुत ज़्यादा माल उत्पादन होता था उससे, और बहुत ज़्यादा पैसे उससे कमाए जाते थे। वह आर्थिक गतिशीलता मतलब बहुत ज़्यादा पैसे उसमें गतिशीलता से कमाए जाते थी। क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित, जो भी क्रियाकलाप औद्योगिक क्रांति में किए जाते, जो भी कार्य किए जाते थे, वो औद्योगिक क्रांति पर, पूंजीवाद पर आधारित थे, यानी पूंजी उससे कमाई जाती थी। तो पूंजीवाद आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था है। जो पूंजीवाद है वो आर्थिक मतलब जो पैसे संबंधी, जो पूंजीवाद है, पैसे कमाने की जो नीति है, वो आर्थिक उद्गम की एक व्यवस्था है। मतलब आर्थिक उद्गम मतलब जो एक से एक रुपए की जो कीमत होती है, उसको बढ़ाने की एक व्यवस्था है पूंजीवाद, जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है। यानी जो बाजार में कोई सामान खरीदने या बेचने के लिए कार्य, उसका उपयोग होता है पूंजी का। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर एंड एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स ऊपर कर दें, एक सेकेंड, इसको थोड़ा होल्डर इसका, हाँ, देन अब हम इसको पढ़ने के लिए, एक सेकेंड, ये तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छी तरह से दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे क्या था, मैं इधर से पढ़ देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे क्या था कि जो यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्ति के निजी स्वामित्व पर आधारित थी। मतलब कि ये जो व्यवस्था थी, ये कोई उत्पादन बनाने और संपत्ति के निजी लोग, ये पूंजीवाद के औद्योगिक क्रांति के कारण लोग अपने अपने उत्पादन बनाते थे और वह अपनी संपत्ति के खुद मालिक हो गए थे, उनके पे खूब सारा पैसा आ गया था। ठीक है, और औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यह पूंजीवाद व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति, औद्योगिक क्रांति के कारण जो फैक्ट्रियों में उत्पादन बनाया जाता था, उसमें पूंजीवाद व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। पूंजीवाद व्यवस्था, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग थे, उन्हीं के कारण तो बड़े बड़े उद्योग जम पाए, बड़े बड़े उद्योग हो पाए। तो अब सेकंड पढ़ते हैं। उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थे। जो बड़े बड़े उद्योगिक थे, वह एक निश्चित और व्यवस्थित मतलब उनको इतना ही रहता था कि हाँ, इतने मुनाफे में वह अपना ठीक तरह से और भी कारखाने अपना बना सकते हैं, जमा सकते हैं। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गई, जिनका निर्धारण तार्किक गणनों द्वारा होता था। ठीक है, जो बाजार में उत्पादनकारी जीवन थे वो प्रमुख साधन बन गए थे। जो बाजार में जो भी उत्पादन के कार्य थे, जो भी फैक्ट्रियों में सामान बनते थे, कुर्सी वगैरह या बेड वगैरह जो भी बनते थे, खाट वगैरह, पहले की उत्पादन औद्योगिक क्रांति समय, उस समय वह सब बाजार में जो भी उत्पादन बनते थे, वह एक जो जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी कार्य और वस्तुएं चाहिए होती थी, वो उसमें उपलब्ध हो जाती थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र, जो इंग्लैंड फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है
कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का केंद्र मतलब इंग्लैंड में ही बहुत ज़्यादा कारखाने जमाए जाते थे। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन असरकारी था। औद्योगिक क्रांति द्वारा आया जो परिवर्तन, जो औद्योगिक क्रांति द्वारा जो परिवर्तन आया था वो असरकारी था, मतलब कि वे लोग निजी कारखाने जमाते थे, वो कोई सरकारी द्वारा नहीं रहता था, वो निजी स्वामित्व थे और निजी, वो अपने निजी पैसों से अपनी फैक्ट्रियाँ जमाया करते थे। पांचवा पढ़ते हैं, औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजी का मुख्य पेशा खेती करना था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको क्लियरिटी से दिखाई देगा। तो औद्योगिकरण से पहले जो अंग्रेज थे उनका मुख्य पेशा खेती करना था। क्या करना था? खेती करना था। कपड़ा बनाना था, वो खेती करते थे और कपड़ा बनाते थे। अधिकांश लोग गाँव में रहते थे, जो अंग्रेज थे वो ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे, जो कि कृषक व भूस्वामी थे, मतलब जो किसान थे या फिर भूस्वामी, अपने बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे वो लोग। और लोहार कुछ थे, कुछ चमड़ा श्रमिक थे, चमड़े का जूते वगैरह बनाते थे, जुलाहे थे, कुम्हार थे, चरवाहे थे, ये सब थे। जो पहले के औद्योगिकरण से पहले जो ब्रिटेन के लोग थे, अंग्रेजी थे, वे उनका पेशा, मुख्य पेशा था खेती करना था। क्या था? कपड़े बनाते थे। अधिकांश लोग गांव में रहते थे, ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे, जो कि कृषक थे, जो किसान थे, और बड़े बड़े जमींदार थे, लोहार थे, चमड़ा श्रमिक थे, मतलब चमड़े से कई सामान बनाया करते, जुल्हाए थे, कुम्हार थे, चरवाए थे। ठीक है। समाज छोटा था, पहले का जो समाज था बहुत छोटा था, क्योंकि लोग जो है अपने क्या कहते हैं अपने खान पीन के लिए इतना वो नहीं कर पाते थे, जितना हो सके वो अपने अपने गुजर बसर के लिए मेहनत करते थे, खा लेते थे। तो पहले का जो समाज था वो बहुत छोटा था, यह सटीकृत था, लोगों की स्थिति में उनका वर्ग परिभाषित था। जैसे जैसे वो लोग अपना कार्य करते थे, स्थिति थे, जैसे जैसे कोई अमीर था कोई गरीब, तो उस हिसाब से उनका वर्ग बटा हुआ था कि भाई वो फलाना आदमी इतना अमीर है तो वो उसके वर्ग का है, वो इतना गरीब है तो उसके वर्ग का है। ठीक है फ्रेंड, अब छठा पढ़ते हैं। औद्योगिकरण के साथ साथ शहरी केंद्र का भी विकास एवं विस्तार हुआ। औद्योगिक जब जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगी तो उसके साथ साथ हमारे जो है शहरी केंद्र, मतलब बड़े बड़े शहर भी विकास हुए, बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ और विस्तार हुआ। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का काला धुआं। फैक्ट्रियों का जो धुआं, जब औद्योगिकरण हुआ तो उसके साथ साथ शहरों केंद्रों का विकास हुआ, बड़े बड़े शहर हुए, और इसकी एक निशानी थी कि फैक्ट्रियों का धुआं आने लगा। तो ये पता चलने लगा कि हाँ भाई वह जो राज्य है वो विकसित हो चुका है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगने लगी हैं, वहाँ पे सामान बनने लगे हैं, और यहाँ फैक्ट्रियों का काला धुआं और कलिक, नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ वाली बस्तियाँ, गंदगी और सफाई की नितांत अभाव। औद्योगिकरण के साथ साथ जो हमारा शहर बसने लगे थे, और उसकी जो निशानी थी कि भाई अब औद्योगिकरण के बाद हमारा शहर बसने लगे, उसकी कोई निशानी क्या थी कि फैक्ट्रियों का काला धुआं आने लगा था, कलिक हुई थी, और जो नई औद्योगिक क्रांति के श्रमिक थे, जो नई औद्योगिक के श्रमिक थे, औद्योगिक फैक्ट्रियों में काम करते थे, वह भीड़ भाड़ वाली बस्तियों में रहा करते थे, गंदी और जहाँ सफाई का अभाव था वहाँ पे रहा करते थे। इससे पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति कैसे वहाँ पे हुई। ठीक है। अब अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए। यानी अंग्रेजी कारखाना, जब बड़े बड़े अंग्रेज लोग थे वह जब अपने अपने कारखाने स्थापित कर लिए तो उनके आगमन से, उनके आ जाने से जो भारतीय दस्तकार थे, जो भारत के लोग अपने हाथों से सामान बनाया करते थे, वह क्या हो गए? वो बर्बाद हो गए। और क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों ने उनकी खपत हो सकती थी, क्योंकि ज़्यादातर कारखाने हो गए, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ बन गई थी, और उनको जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो अंग्रेज थे, उनको तो श्रमिक चाहिए थी। और जो ये भारतीय दस्तकार थे, इन्होंने क्या, सामान तो महंगा देते थे, लेकिन ये औद्योगिक क्रांति के आने से पहले से आने की वजह से उनके जो दस्तकार थे, हाथों से, दस्तकार का मतलब था हाथों से बनाया हुआ सामान, हाथों से बनाया हुआ सामान, बना हुआ
समान। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अब इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्य जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया, और इन्हीं बर्बाद जो दस्तकार थे, जो बड़े बड़े जो भारतीय दस्तकार थे, जो अपने हाथों से सामान बनाया करते थे भारतीय लोग, उन्होंने मुख्यतः उनका जो जीवन निर्वाह, वो जीवन निर्वाह करने लगे खेती के द्वारा। वह लोग अपना वो सब काम छोड़ के खेती करने लगे, क्योंकि जो अंग्रेजी कारखाने के आने की वजह से उनके दस्तकार खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे, इसलिए। तो अब हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य स्थिति एवं दृष्टि में। यानी समाजशास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य स्थिति एवं दृष्टि, मतलब समाजशास्त्र में जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनकी दृष्टि क्या है। सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से किसी न किसी रूप से संबंधित और दूसरी ओर भिन्न भी हैं। कि जो सभी सामाजिक विज्ञान है, समाज से संबंधित जो भी विज्ञान है, वह समाजशास्त्र से किसी न किसी रूप से संबंधित हैं और दूसरी और भिन्न भी हैं, अलग भी हैं और एक जैसी भी हैं। कुछ कुछ मिलती हैं, कुछ कुछ अलग भी हैं। तो अब सेकंड पढ़ते हैं। इनके आपसी सहयोग के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन सुचारू रूप से संभव है। ये लोग जो आपस में मतलब सहयोग रखते हैं, जो सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र से किसी न किसी रूप में संबंधित है, वो लोग आपस में किसी न किसी संबंधित सामाजिक विज्ञान, समाज में जो विज्ञान है और जो समाजशास्त्र, उसके जो कुछ न कुछ गुण आपस में मिलते हैं और कुछ कुछ भिन्न है। और इन्हीं ने आपस में जो समाजशास्त्र का अध्ययन करने में एक सुचारू रूप धारण किया है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे। हाँ, यहाँ पे तो सभी सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अलग अलग है और इन्हीं सभी का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी है। मतलब सभी सामाजिक विज्ञान, जो सभी सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अलग अलग, समाज में जितने भी विज्ञान है उनका क्षेत्र अलग अलग है और इन्हीं का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी है। समाज किससे बना है? सामाजिक प्राणी से बना है, समाज से बना है। तो इनका जो सामाजिक केंद्र बिंदु है वह सामाजिक प्राणी मानव है। समाजशास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करता है। समाजशास्त्र जो है वो एक सहयोगी व्यवस्था, मतलब सबका साथ निभाए और सभी विज्ञानों को एक समान पटल पर ले आता है। सभी विज्ञान है वह समाजशास्त्र में मतलब मिलीजुली एक पटल पर रहती है, समाज से संबंधित ही रहती है, समाजशास्त्र से संबंधित रहती है। और जो समाजशास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था है, सहयोग देता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन की जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण सरलता से संभव है। इस प्रकार जो समाज में सभी जीवन है, समाज में जितने भी जीव हैं उनका जीवन के जो जटिलताओं का अध्ययन, जो उनके जीवन में जटिलताएं हैं, जो भी उनकी कठिनाइयाँ या मुश्किलें या फिर आसानियाँ हैं, उनका अध्ययन व विश्लेषण सरलता से संभव है, कर सकते हैं। उनका जो अध्ययन कर सकते हैं, जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण सरलता से हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा ये लास्ट टॉपिक, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध। समाजशास्त्र मानव व्यवहार सीखने से संबंधित समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र में व्यक्ति मानव व्यवहार सीखता है। और जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क से अध्ययन संबंधित, मानव के जो मनोविज्ञान है वो मानव के मस्तिष्क से संबंधित, जो मानव के मस्तिष्क में विचार आते हैं या उससे संबंधित जो भी है वो मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। समाजशास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है। तो समाजशास्त्र में बड़े समूह, समाज में बड़े बड़े सभी लोग रहते हैं, बहुत बड़ा समूह है, तो उसके साथ सौदा करता है। और जो मनोविज्ञान है वो सिर्फ एक व्यक्ति या छोटे समूह से संबंधित है। मनोविज्ञान केवल एक व्यक्ति या फिर छोटे समूह से संबंधित है। समाजशास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में, अवलोकन प्रक्रिया किसके द्वारा? अवलोकन प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। और जो मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब समाजशास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित, समाजशास्त्र जो है लोगों के संपर्क से संबंधित है।
लेकिन मनोविज्ञान मनोविज्ञान मानव भावनाओं से संबंधित है, मानव के जितने भी भावनाएं हैं उनसे संबंधित है। समाजशास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होता है। समाजशास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस व्यक्ति के कार्य उसके आसपास के समूह से प्रभावित, उसके आसपास जितने भी लोग हैं जैसे उसके आसपास माहौल रहता है वैसी वह कार्य करता है। अगर वह बुरे माहौल में रहेगा तो बुरा माहौल करेगा और बुरे बर्ताव करेगा, और अच्छे माहौल में रहेगा तो सबसे संस्कारी से बात करेगा। तो समाजशास्त्र का मानना है कि व्यक्ति के कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होता है।